हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण। बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। क्या? रेडियल एक्सीलरेशन मतलब त्रिज्य त्वरण। क्या? त्रिज्य त्वरण, रेडियल एक्सीलरेशन या हिंदी में त्रिज्य त्वरण। तो बेटा, आज के टॉपिक में ये हमारा पहला टॉपिक, आज के वीडियो में पहला टॉपिक हुआ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दूसरा होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, तीसरा होगा नेट एक्सीलरेशन। ओके बेटा, ये तीन टॉपिक है। इसमें पहला तो हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, इसके बाद टेंजेंशियल पढ़ेंगे, इसके बाद नेट एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है क्या? अभिकेंद्र त्वरण है क्या? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। एक समान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण तो नियत रहता है, परंतु दिशा लगातार बदलती रहती है। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देयर एग्जिस्ट एन एक्सीलरेशन कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। कह रहा है कि डायरेक्शन में परिवर्तन होने के कारण, वेग के दिशा में परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे हम अभिकेंद्र त्वरण कहते हैं। इट इज ऑलवेज, यह हमेशा होता है। क्या? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, यह हमेशा वृत्ताकार पथ के केंद्र की तरफ होता है। और क्या होता है? अलोंग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश होता है। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के वेग के दिशा के लंबवत होता है। मान लो कोई पार्टिकल है, ये सर्कुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर ये गति कर रहा है। मान लीजिए कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका हर जगह भी जो है कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ तो डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड हर जगह है। यहाँ इस पॉइंट पे लिया, यहाँ पर ले लिया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ले लिया 10 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर ले लिया 10 मीटर पर सेकंड। ओके, यहाँ पर देख रहे हो कि मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, परिमाण ऑफ वेलोसिटी, वेग का, वेग के परिमाण को चाल भी कहते हैं, लिखवा गया है पीछे। तो मैग्नीट्यूड तो क्या है? सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो रहा है? लगातार बदल रहा है। इस डायरेक्शन में इस बदलाव के कारण वेलोसिटी तो चेंज हो रही है भैया। वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। आपको पता होगा कि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो होता है। अगर मैग्नीट्यूड बदल गया, परिमाण बदल गया, तब भी वेग बदल गया। अगर डायरेक्शन यानी दिशा बदल गया, तब भी वेग बदल गया। ठीक है? तो अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक? और जो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक ना? तो इस डायरेक्शन में
सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगातार परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। ये क्या होता है, टूवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ, एलॉन्ग द रेडियस, देखो ये रेडियस भी है, त्रिज्या भी है, एलॉन्ग द रेडियस, त्रिज्या के अनुदिश, एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। देखो हर जगह जो है ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहां भी देख लीजिए, ये क्या है, टूवर्ड द सेंटर है, एलॉन्ग द रेडियस है, एंड परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। यहां पर देख लो, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, along the radius and toward the center। यहां भी ऐसे होगा, देख रहे हैं कि नहीं। ये क्या है, AC, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत कायदे से सुनिएगा। दिशा में परिवर्तन के कारण अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न होता है। ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एग्जिस्ट। ओके, ध्यान में रखना, क्योंकि अभी तो इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, इसका फार्मूला निकालेंगे हम। इसके बाद आएगा टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन में और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन इतना ध्यान में रखना कि अभिकेंद्र त्वरण क्यों उत्पन्न हो रहा है। अभिकेंद्र त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। याद रखना, कई बार कह चुका, नोट इट प्लीज। डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, अभिकेंद्र त्वरण का व्यंजक। Let a particle is moving on circular path of center O and radius R with constant speed V। माना एक कण केंद्र एक वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है, और कण का नियत वेग v है। जो हिंदी अंग्रेजी में थोड़ा सा डिफर करेगा भाई। वैसे कहेंगे कि माना एक कण O केंद्र तथा R त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग v से घूम रहा है। ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हुआ। एट एनी टाइम पार्टिकल इज एट पॉइंट ए, किसी समय पर कण बिंदु ए पर है, एंड आफ्टर टाइम इंटरवल डेल्टी समयांतराल के बाद इट रीचेज एट पॉइंट बी, डेल्टी समयांतराल के बाद यह पॉइंट बी पर पहुंचता है। इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज डेल एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डेल थीटा। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मोटा सा दिखाया है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल एस, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल थीटा है। फिर मानते हैं कि लेट वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज वेक्टर v1 एंड एट पॉइंट बी भी वेक्टर v2। देखिए पॉइंट ए पर वेलोसिटी क्या है, v1, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है, v2। लेकिन ध्यान रहे, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। याद रखिएगा कि मॉड ऑफ वेक्टर v1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v2, दैट्स व्हाट v। इतना याद रखिएगा। ओके, अब एक काम करते हैं हम, इस वेक्टर v1 और v2 को, v1 देखो कैसे हैं, ऐसे है, तो वेक्टर v1 है। ओके, ये ऐसे है, इसको उठा करके ले आके ऐसे जोड़ दें हम,
जोड़ दें बाय डिस्प्लेसमेंट, तो जोड़ देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो गया V2। अगर ये डेल थीटा है तो ये भी डेल थीटा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हुआ है, ए से बी की तरफ, V1 से V2 की तरफ, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर ये V1 है ये V2 है, ये क्या हो जाएगा डेल V, डेल V, ठीक है। अब हम ट्राइएंगल लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम हमने रख दिया PQR, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साइड इक्वल, ये भी दोनों साइड इक्वल, जो दोनों के परिमाण क्या है V है, इनके बीच का एंगल थीटा डेल थीटा, इनके बीच का एंगल डेल थीटा, दोनों सिमिलर दिखेंगे, क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो ट्राइएंगल OAB is similar to triangle PQR, दोनों सिमिलर है, तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। एक बात बता दूं बेटा, जहां तक बात डिस्प्लेसमेंट की है तो वास्तव में डिस्प्लेसमेंट तो ये होना चाहिए, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहां हमने डेल थीटा लिखा है, बहुत छोटा कोण है ये, जिससे कहने का मतलब ये जरा देखो पहले, ये सर्कुलर पाथ है हमारा, या और बड़ा बनाएं आपको, ये सर्कुलर पाथ है ये, अरे ये ले लिया, ये ले लिया। अगर हम इसको मिलाएं, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये आर्क के लगभग क्या होगा बराबर होगा, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है इस आर्क के डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा बराबर होगा। तो ये जो डेल थीटा अगर छोटा है तो ये इसके क्या होगा बराबर होगा, लगभग बराबर होगा, समझ में आया कि नहीं। इसलिए हम इसको नहीं दिखा रहे हैं, इसी को ले रहे हैं, इसी को मान लीजिए डेल एस, क्या मान लीजिए डेल एस, ये मानो कि यहाँ मान लो कि डेल थीटा इज वेरी स्मॉल ना। लेकिन जब हम ये चीज लगाते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तब तो उनको चाप की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ दो ट्राइएंगल ले रहे हैं, एक ट्राइएंगल ऐसा थोड़ी होता है ये ऐसे है और ये वाला पाथ सर्कुलर हो जाए, तब तो ये कोण बन गया, एक कोण टाइप का दिख रहा है फिगर से, कोण नहीं बनेगा, कोण तो 3D होता है, जो 2D फिगर है। कोण जो होता है शंकु वो 3D फिगर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। तो इसको क्या मान रहे हैं हम, ये ट्राइएंगल ही है, ये क्या है ट्राइएंगल है, ये छोटा है और ये लगभग सीधा है, ये क्या है AB लगभग सीधा है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर बताइए, अगर हम डेल S अपान R करें, डेल S अपान R करें तो यहाँ क्या होगा डेल V अपान इसका मैग्नीट्यूड क्या है V है, अपान V होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक काम करिए, दोनों पक्षों में डेल T का भाग दे दीजिए, कितने का डेल T का भाग दे दीजिए, या ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि डेल V इंटू R बराबर डेल S इंटू V। एनी प्रॉब्लम, दोनों साइड को डेल T से डिवाइड कर दीजिए। जो समय लगा था यहां से यहां तक पहुंचने में डेल T का समय लगा था, कहीं पर लिखा हूं आफ्टर इंटरवल डेल T,
तो डेल वी अपॉन डेल टी इंटू आर इसका टू डेल एस अपॉन डेल टी इंटू वी। डेल वी अपॉन डेल टी को क्या कहेंगे? एसी रिलेशन, इसको एसी से रिप्रेजेंट करिए इंटू आर इक्वल टू वी इंटू वी, या एसी इंटू आर इक्वल टू वी स्क्वायर, या एसी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फार्मूला आ गया। एक बात हम जानते हैं कि वी बराबर आर ओमेगा, वी बराबर आर ओमेगा, तो यहाँ एसी बराबर क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, यानी एसी बराबर क्या हो जाएगा? आर ओमेगा स्क्वायर। इसको नोट कर लीजिए। और एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, पहले नोट करें तो मैं बताऊं। क्षमा चाहूंगा, इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, तो उसमें एक चीज़ हम आपको बताए थे जो आपके बुक में भी है कि ये वाला जैसे ये रेडियस है, आपका रेडियल वेक्टर है, ये किसी टाइम में यहाँ पर पहुँचा तो ये एंगल क्या था? मान लो थीटा था, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। इसको माना था हमने S1, इसको माना था S2, इसको माना था S3। याद करिए। तो हमने कहा था कि चूंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समान है, इसीलिए ओमेगा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन भी यहाँ पर इसको ऐसे माने थे, S3, S2, S1 ऐसे माने थे। और फिर हमने लिखा था कि V3 बराबर S3 अपॉन डेल टी ना, V2 बराबर S2 अपॉन डेल टी, और V1 बराबर S1 अपॉन डेल टी। फिर मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, कि सिंस S3 इज ग्रेटर देन S2 एंड S1, इसलिए बताया था V3 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V1 ना। तो बताया था कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए ना रेडियल वेक्टर के डिफरेंट पॉइंट्स का लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? अलग अलग होगा। और जो पॉइंट सेंटर के पास होगा उसका लीनियर वेलोसिटी कम होगा, और जो पॉइंट सेंटर से दूर होगा उसका लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये बताए थे। इसके बाद एक चीज़ और बताए थे आप लोगों को कि जो ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी केवल सर्कुलर मोशन तक ही सीमित नहीं है, ये लीनियर मोशन में भी आएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में भी आएगा। तो आपको एक सवाल कराए थे कि यहाँ कोई पॉइंट ए है, इसी के ठीक नीचे जो है हमारी आँख है। याद करो, यहाँ से कोई पार्टिकल एकदम लीनियर मोशन कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पॉइंट ए पर हम ओमेगा ए निकाले थे, और ए के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बी पर हम ओमेगा बी निकाले थे ना। तो दोनों में हम ये देख रहे हैं, शायद इसमें 2.5 आया था, इसमें कुछ समथिंग आया था। इसमें मैं देख रहा था कि जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं ओमेगा क्या हो रहा है? बदल रहा है। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है? बदल रही है। लेकिन लीनियर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा है? फॉर, नोट कर लेना कहीं पर, फॉर कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी, नियत रेखीय वेग के लिए एंगुलर वेलोसिटी इज वेरिएबल। ओके, लीनियर वेलोसिटी तो यहाँ क्या है? समान है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रहा है? बदल रहा है।
एक करके सवाल, कई सवाल करके दिखाए गए थे आप लोगों को, लेकिन ये टर्म मैं नहीं लिख पाया था। क्यों? ये सर्कुलर मोशन के बाहर की चीज थी, वृत्ताकार पथ के बाहर की चीज है ये ना। अब वृत्ताकार पथ के अंदर वाला ये चीज है जो हम बताए थे। तो अगर आप कंपटीशन को ध्यान में रख रहे हैं, कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ तैयारी कर रहा है, हाँ साहब तैयारी किए थे, खूब पढ़े थे इंटर वाला, क्या हुआ फिजिक्स का एक भी सवाल नहीं आया। क्यों नहीं आया? थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, आप रह गए, नहीं आया है आपको। तो अगर कुछ करना है, कुछ बढ़िया करना है, बढ़िया होना है, तो बढ़िया पढ़ना भी पड़ेगा। भोजन में तो कहेंगे अगर दाल रोटी दे दिए जाए नहीं खाएंगे, दाल रोटी सब्जी है, चटनी भी चाहिए। तो यहाँ भी वही चटनी घी ये सब अगर आप छोड़ देंगे तो भोजन का टेस्ट कम हो जाएगा, और जब टेस्ट कम हो जाएगा तो भोजन कम खाएंगे, और जब भोजन कम खाएंगे तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। नोट करिएगा मेरी बात को, इसको कहीं पर नोट कर लीजिएगा, या जहाँ पर आप न्यूमेरिकल्स लगाए हैं वहाँ पर ये बात जरूर नोट करिएगा कि कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। नियत रेखीय वेग के लिए कोणीय वेग भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर नियत कोणीय वेग के लिए रेखीय वेग भिन्न भिन्न है, वैसे जब सर्किल के बाहर जाएंगे, वृत्त के बाहर जाएंगे, तो यह भी आप पाएंगे कि नियत रेखीय वेग के लिए कोणीय वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक बेटा ना, जरूर कर लीजिएगा इसको। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण, in non-uniform motion, magnitude and direction of velocity are variable due to change in magnitude of velocity. There exists an acceleration called tangential acceleration. It is represented by AT. कह रहा है कि असमान वृत्तीय गति में वेग का परिमाण व दिशा दोनों बदलता रहता है, और वेग के परिमाण में परिवर्तन होने के कारण एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसे हम स्पर्श रेखीय त्वरण कहते हैं। ध्यान दो, दिशा में परिवर्तन के कारण अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और परिमाण में परिवर्तन के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। दो चीजें हैं, ध्यान में रखिएगा। जैसे ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, अब यहां वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही, यहां v1 है, ठीक है, अब मॉड ऑफ v1 जो है वह 10 मीटर पर सेकंड है। चलिए यहां ले लीजिए, ये v2 है, मॉड ऑफ वेक्टर v2 इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये v3 है, और मॉड ऑफ दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और मॉड ऑफ वेक्टर v3 यानी वही 4 भैया 12 मीटर पर सेकंड है। तो देख रहे हो, एक बात तो पक्का जान लो, एक बात तो पक्का जान लो कि सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन हमेशा बदलता रहता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन तो होगा ही होगा। क्यों? अभिकेंद्र त्वरण तो होना ही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वृत्तीय गति में दिशा लगातार बदलती रहती है। लेकिन ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा कि नहीं होगा यह कंफर्म नहीं है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, अगर इसका v हमेशा क्या है? कांस्टेंट है, नियत है, तो केवल सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र त्वरण होगा, लेकिन स्पर्श रेखीय त्वरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लिखा गया है ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी देयर एग्जिस्ट एन एक्सीलरेशन
कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड में परिवर्तन मैग्नीट्यूड में परिवर्तन होने के कारण, परिमाण में परिवर्तन होने के कारण स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न होता है। तो स्पर्श रेखीय त्वरण होने की श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की श्योरिटी है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड बदल रहा है। मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? बदल रहा है। डायरेक्शन तो बदल ही रहा है। तो मैग्नीट्यूड में जो एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड में जो परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वह क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है। अब बात आती है डायरेक्शन। क्या? डायरेक्शन की। भाई एक्सेलरेशन है, इसमें डायरेक्शन है। अगर ध्यान दो, अगर ये वेलोसिटी हमें हर जगह इंक्रीज कर रही है, वी इंक्रीजिंग, वी क्या कर रहा है? वी इंक्रीजिंग। तो डायरेक्शन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किधर होगा? जिधर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। ध्यान दो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। यहाँ 10 था, यहाँ 12 हो गया। ध्यान दो, v1 v2, तो यहाँ भी इसी डायरेक्शन में क्या होगा? at भी होगा। याद रखना, अगर मान लो अगर वेलोसिटी यहाँ डिक्रीज कर रही, इधर जाने पर घट रही है, v डिक्रीजिंग है, क्या है? वेग घट रहा है। तो जो स्पर्श रेखीय त्वरण का जो डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट होगा। ये इधर है तो ये इधर कार्य करेगा, एटी। मतलब ये v का डायरेक्शन इधर है तो एटी का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर। समझ रहे हो ना? इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर मोशन, इफ वेलोसिटी इज magnitude of velocity is increasing, then the direction of tangential acceleration will be in direction of change in velocity। ठीक है। अगर एक वृत्तीय गति में कैसा वृत्तिगत? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म, असमान वृत्तीय गति में अगर वेग बढ़ रहा है ना, तो स्पर्श रेखीय त्वरण की दिशा वेग के परिवर्तन की दिशा में होगा। ठीक। और अगर वेग घट रहा है तो वेग में परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगा। क्या होगा? अगर वेग बढ़ रहा है, जिधर वेग बढ़ रहा है उधर ही स्पर्श रेखीय त्वरण है। अगर वेग घट रहा है, घटने का मतलब जैसे यहाँ 10 था, यहाँ 10 था, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, ऐसे घट रहा है। तब अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो स्पर्श रेखीय त्वरण का डायरेक्शन नीचे होगा। और अगर ये बढ़ रहा है तो जिधर वेलोसिटी उधर स्पर्श रेखीय त्वरण। ठीक है। समझ में आया? अगर ना समझ में आया हो तो फिर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नोट करिए इसको प्लीज। चलिए, फार्मूला देखिए एटी का क्या होगा। एटी का फार्मूला क्या होगा? क्या ये dv अपॉन dt लिख सकते हैं? भाई वेग के परिमाण में परिवर्तन क्या लिख सकते हैं? नहीं भैया, नहीं लिख सकते। ये dv क्या बता रहा है यहाँ पर? चेंज इन वेलोसिटी। क्या बता रहा है? चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान दो। और यहाँ क्या बता रहा है? ये किसके कारण पैदा हो रहा है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मतलब स्पीड के कारण। किसके कारण? स्पीड में परिवर्तन के कारण। इसीलिए यह फार्मूला क्या होगा? गलत होगा। सही क्या होगा? भाई वेग में परिवर्तन कारण नहीं, वेग में परिवर्तन का मतलब हो गया दिशा में परिवर्तन या परिमाण में परिवर्तन या दोनों में परिवर्तन। लेकिन यहाँ जो स्पर्श रेखीय त्वरण है केवल परिमाण में परिवर्तन के कारण हो रहा है। वेग के परिमाण मतलब चाल में परिवर्तन होने के कारण यह पैदा हो रहा है।
इसलिए यह फार्मूला क्या होगा, गलत होगा। तो क्या लिखेंगे, AT बराबर डी मॉड भी अपॉन DT। मॉड भी मतलब वेग का परिमाण, ठीक है। ध्यान दो, पहले हमने कहा कि अगर यूनिफॉर्म एक समान वृत्तीय गति है तो AT क्या होगा, 0। मतलब अगर हर जगह वेग का परिमाण नियत है, अगर वेग का परिमाण नियत है तो स्पर्श रेखीय त्वरण उत्पन्न ही नहीं होगा। स्पर्श रेखीय त्वरण क्यों उत्पन्न हो रहा है, वेग के परिमाण में परिवर्तन के कारण। अगर वेग का परिमाण नहीं बदल रहा है, यानी चाल नियत है, तो AT क्या होगा, 0। यहां पर देख लो, इफ V इज कांस्टेंट, V इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट। तो किसी कांस्टेंट का अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो क्या आएगा, 0। तो देन AT इज इक्वल टू व्हाट, 0। यानी एक समान वृत्तीय गति में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होता, केवल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। लेकिन असमान गति में दोनों उत्पन्न होते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों उत्पन्न होते हैं। ओके, चलिए नोट करिए, आगे पढ़ते हैं नेट एक्सेलरेशन। चलिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों उत्पन्न होंगे बाय डायरेक्शन के कारण सेंट्रीपिटल और मैग्नीट्यूड के में परिवर्तन के कारण टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के परिणामी को क्या कहते हैं, नेट एक्सेलरेशन। ध्यान दीजिए, ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। चलो भाई, ये सेंटर है, यहां कोई पार्टिकल है ना, तो AC किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो AT भी इसी डायरेक्शन में होगा। ध्यान दो, अगर डिक्रीज कर रही है तो AT इस डायरेक्शन में होगा। ध्यान दो, लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में AC और AT के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। देख लो भाई, ये क्या है, AC, ये क्या है, AT। चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो ना। अब आप पैरेललोग्राम ला लगाइए तो रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायगोनल से होकर जाएगा। याद करिए, पहले पैरेललोग्राम ला वेक्टर में, ठीक है। ये क्या होगा, A नेट, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो A नेट बराबर क्या होगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC AT cos 90। तो A नेट बराबर क्या हो गया भैया, अंडर रूट AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन कर रहा है, इफ V इज इक्वल टू 2T, R is equal to 9 मीटर, फाइंड AC, AT एंड A नेट एट T बराबर 3 सेकंड। तो V एट T बराबर 3 कितना हो जाएगा, 2 × 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड हुआ। तो AC बराबर क्या होता है, V स्क्वायर अपान R। तो V स्क्वायर बराबर 6 × 6/9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। AT बराबर क्या होगा,
डी डी टी ऑफ वी, डी डी टी ऑफ वी तो बराबर क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ 2t बराबर 2 को इधर लाएं, डी डी टी ऑफ टी, इसका मान कितना हो जाएगा 1 बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अब ए नेट बराबर क्या हो जाएगा बताइए, अंडर रूट ए सी का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, अंडर रूट ए सी कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9 बराबर कितना हो गया, सॉरी 2 का स्क्वायर है ना बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 20 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। चलो ये क्वेश्चन देखो, ओमेगा बराबर दिया है 2t रेडियन पर सेकंड, आर बराबर 2 मीटर, फिर वही करा फाइंड ए सी ए टी एंड ए नेट एट टी इक्वल टू 3। पहले तो v निकालो बेटा, v बराबर क्या होगा आर ओमेगा, आर कितना है 2, ओमेगा कितना है 2t बराबर 4t, v एट t इक्वल टू 3 सेकंड पर क्या हो जाएगा ये 4 इंटू 3 बराबर 12 मीटर पर सेकंड। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर अपान आर, वी स्क्वायर 12 इंटू 12 अपान आर 2, 2 6 या 12 12 6 72 72 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ए टी क्या हो जाएगा बेटा डी, अच्छा डी डी टी ऑफ वी, यही ना बराबर डी डी टी ऑफ वी, तो डी डी टी ऑफ वी तो डी डी टी ऑफ कितना आया वी 4t ना, 4 को बाहर करता हूँ डी डी टी ऑफ टी, इसका मान कितना हो जाएगा 1, 4 इंटू 1 बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। अब ए नेट निकाल लेंगे आप लोग, अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर कर लेंगे, इसको कर लीजिएगा, नोट करिए। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ ओमेगा बराबर 2t आर बराबर 2 करा फाइंड द टाइम आफ्टर विच टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मेक्स 37 डिग्री विथ ए नेट। पहले तो v निकाल लो, v बराबर आर ओमेगा, v बराबर 2 इंटू 2t बराबर कितना हुआ 4t, v बराबर कितना हुआ 4t, टाइम वगैरह तो दिया नहीं गया, टाइम वगैरह तो दिया नहीं गया है ना, तो क्या निकालेंगे पहले ए सी, ए सी ए सी बराबर वी स्क्वायर अपान आर बराबर वी 16t स्क्वायर अपान 2 बराबर 8t स्क्वायर। ओके, ए टी जरा निकालो बेटा, तो ए टी तो डी डी टी ऑफ वी 4t बराबर कितना आ जाएगा 4, अभी पिछले क्वेश्चन में करवाया था। अब ए सी, ये क्या है ए सी, ये क्या है ए टी, ये क्या है ए नेट, ये क्या है ए नेट। ए नेट कितना एंगल बना रहा है 37, ए टी कितना बना रहा है 37 डिग्री विथ ए नेट, ये कितना हो गया 37 डिग्री। और ए टी कितना आ गया बेटा 4, कितना आ गया 4, ध्यान करें। अब यहाँ से इसको कंप्लीट करो, ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बताया गया था, अगर 37 के आगे का ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ये हो गया 5। तो टी का मान हमको निकालना है,
टी का मान हमको निकालना। टी कैसे निकालूं, टी कैसे निकालूं? अच्छा ये काम करें क्या, ये 37 है ही, चलो ठीक है यहाँ बना लेता हूँ। टी निकालना है ना बेटा, यहाँ पर ये 37 है, ये 3 है, ये 4 है, ये क्या है 5 है। चलो ठीक है छोड़ देता हूँ इसको। ये किस डायरेक्शन में है, ये तो AC के डायरेक्शन में है ना, परपेंडिकुलर है, क्या है ये AC। तो tan 37 बराबर क्या होगा, AC अपान 8 80, लंब बटे आधार 80, tan 37 लंब बटे आधार 3 अपान 4 बराबर AC कितना है बेटा 8t स्क्वायर, और 80 कितना निकाला हमने 4, कितना निकाला 4, अब 4 से 4 क्या हो गया कट गया, तो 8t स्क्वायर बराबर 3, t स्क्वायर बराबर 3 अपान 8, t बराबर √3 अपान 8 सेकंड, जो भी है सेकंड में ही आएगा, चाहे सिस्टम जो भी हो, MKS हो चाहे CGS हो, ये निकल गया बेटा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त। फिर कल परसों में जो भी हमको मौका मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, तो फिर हम वीडियो बनाएंगे, क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चे सीधी फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा नहीं पढ़ना चाहते, थोड़ी सी अंग्रेजी नहीं जानना चाहते, इसीलिए फिजिकल क्लास में मैं वीडियो नहीं बना पाता। तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, बार बार कहता हूँ कि अगर 2-4 बच्चे भी मेरी वीडियो को मन से पढ़ रहे हैं तो मेरा मेहनत सार्थक होगा। 2-4 बच्चे, 10 बच्चे पूरे क्षेत्र में बता रहा हूँ, इतने सब्सक्राइबर हमारे हैं, अगर 2-4 बच्चे भी 6 बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरा वीडियो कायदे से, तो मेरा मेहनत जो है वो सार्थक चला गया। मेरा ये मेहनत इसलिए नहीं कि पैसा कमाना, मेरा मेहनत सिर्फ इसलिए है कि हमारे कुछ प्रोडक्ट, हमारे कुछ बच्चे मेहनत करें और उसका लाभ पाएँ, किसी कंपटीशन में उसका लाभ पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।